तो जैसे कल के क्लास में तुम लोग को बताया गया कि बिस्मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सो फार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन इज कंसर्न। जर्मनी का जब यूनिफिकेशन में उनका क्या रोल रहा है उसमें हमने देखा था कि कैसे डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ है, उसका फिर कैसे तुम्हारा ऑस्ट्रिया के साथ हुआ है, और फिर उसके बाद तुम्हारा सेडान बैटल किस तरह हुआ है, हाँ 1861 का, करेक्ट 1866 का, और उसका फाइनली तुम्हारा 1871 में किस तरह इसने पूरा काम कर लिया, अपना यूनिफिकेशन कर लिया, ये हमने जाना है। फ्रांस के साथ भी लड़ाई करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि साउदर्न स्टेट्स फ्रांस के अंदर था। ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ाई करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑस्ट्रिया का भी बहुत बड़ा साम्राज्य तुम्हारा पर्शिया पे इधर उधर इन्फ्लुएंस था, जर्मनी पे इन्फ्लुएंस था। तो ये तीन पावर थे, ये तीन पावर को समय चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज ख़त्म करने का प्रयास किया था बिस्मार्क ने। ये तो हम लोगों ने एक लेमैन टर्म्स में जाना है क्या क्या हुआ है। आज हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखेंगे कि क्या क्या हुआ है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे किसके लिए, ऑप्शनल के लिए। बात समझ रहे हो? इट्स फाइन, ये ऑप्शनल के लिए है, कर दो ऑप्शनल के लिए है। देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का यूनिफिकेशन देखो एकदम बारीकी से बताऊंगा मैं, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, ठीक है ना, एकदम एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, एक एक लाइन समझा के बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो चूंकि ये इस चीज़ से फैमिलियर नहीं हो तुम लोग इस नोट से, यस आई हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम, यस ऑन कर दो, जरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। देखो सिंस 9th सेंचुरी, देखो ये तुमको समझना होगा, 9th सेंचुरी से बैक हाँ यस। देखो 9th सेंचुरी, मैं 9th सेंचुरी का बात कर रहा हूँ। देखो 6th सेंचुरी में हमने देखा था कि रोमन एम्पायर कैसे टूटा था, याद करो, रोमन एम्पायर टूटा था, दो एम्पायर, ऊपर तुम्हारा हाँ ईस्टर्न एम्पायर और तुम्हारा वेस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर पूरी तरीके से बेजेंटाइन एम्पायर रिप्लेस किया है, बाद में जाकर फिर किस तरह तुम्हारा ऑटोमन टर्क्स आया है, ये भी तुम जानते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। देखो सिंस 9th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जर्मन स्टेट्स वर बाउंड टुगेदर इन लूज पॉलिटिकल एंटिटी। उसका क्या हुआ कि आस्ते आस्ते जर्मन स्टेट्स भी आना शुरू कर दिए। 9th सेंचुरी का घटना बता रहा हूँ मैं, 18th सेंचुरी का बात नहीं है, 17th सेंचुरी का बात नहीं है, हम बता रहे कि 9th सेंचुरी के बाद क्या स्थिति हुआ, रोमन एम्पायर टूटने के बाद, ठीक है। अब याद करो हम ये भी बताए थे रिनांसस अभी नहीं आया, रिनांसस तुम्हारा जो भी आएगा 11, 12, 13, 14 जो सेंचुरी बाद में आएगा उसमें हम देखेंगे मिलान जैसा बहुत बड़ा तुम्हारा स्कूल बन गया इटली में, उसके बाद कैसे वो रिनांसस का बीज बोया है बाद में जाके। तो अभी देखो ये सब कुछ नहीं हुआ है, मगर 9th सेंचुरी में यानी कि 800 से लेकर 900 के बीच में क्या क्या घटना घट रहे हैं जर्मनी के एस्पेक्ट में, हाँ जर्मनी के एंगल में देखना पड़ेगा तुमको। तो बोला है कि 9th सेंचुरी के बाद क्या देखा गया कि जर्मन स्टेट सब आस्ते आस्ते आने लगे पास में और एक लूज पॉलिटिकल एंटिटी बनाने लगे, इसी को बोलते हैं होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर तो पहले था ही, टूट गया, फिर आने के बाद फिर से एक साथ करने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था, इसलिए कहते हैं कि रोम इज़ नॉट बिल्ड इन वन डे, बहुत समय लगा था रोम को बनने में। समझ में आया 9th सेंचुरी में क्या घटना घट रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, there are hundreds of small states, duchies, etc., which were semi-autonomous under the Holy Roman Empire. बोला बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, बहुत सारे डचीज थे, कल भी हमने देखा कि नहीं देखा डचीज, यानी कि आइलैंड है, हाँ जैसे कि हमने कल देखा ना डेनमार्क और जर्मन के बीच में, पर्शिया के बीच में बहुत सारे डचीज थे, 2 डचीज थे जिसपे डेनमार्क और वो क्लेम कर रहा था। तो उस तरह के डचीज सब क्या थे, सेमी ऑटोनॉमस थे, यानी कि खुद भी रूल कर रहे थे और ऊपर से भी कंट्रोल कर रहा था। जैसे हमारा स्टेट है, जैसे कोई भी भारत का स्टेट जो है इसका अपना भी स्वतंत्रता होता है, सेंटर भी कंट्रोल करती है इसको बहुत सारे पैरामीटर में। तो इस तरह चल रहा था पॉलिटिकल एंटिटी का, इस तरह तुम्हारा इक्वेशन था। समझ में आ रहा है ये चीज़, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस तुम्हारा क्या है पॉलिटिकल एंटिटीज सब है, और उसमें तुम्हारा क्या है स्मॉल स्टेट्स है, डचीज एंड सो। ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार्स, जब नेपोलियनी का समय था, नेपोलियनी का समय याद करो, रेन ऑफ टेरर के बाद जो भी समय होगा 1804 1805 के बाद जो जिस तरह तुम्हारा नेपोलियन आगे बढ़ा है, तो बोला कि नेपोलियन वार फ्रेंच आर्मी से ऑक्युपाइड जर्मनी, सही बात है, जर्मनी को ऑक्युपाइड कर लिया गया, स्टेट्स को कन्वर्ट कर दिया गया, 300 स्टेट्स को कम कर दिया गया है, जानते हो इस बात को। यस सर। मूव थ्रू और विद अलाइड विद द, क्या किया उसके बाद कि फ्रेंच आर्मीज ने जर्मनी को ऑक्युपाइड किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि जर्मन स्टेट के साथ अलाई किया, यानी कि फ्रांस और जर्मन स्टेट साथ में रह रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के ऊपर क्या है, फ्रांस का दबदबा है, होल्ड है। इन 1806 देखो होली एम्पायर वॉज डिसॉल्व, ये होली रोमन एम्पायर खत्म हो गया बात, यानी कि 9th सेंचुरी के बाद जो प्रयास किया था कि होली एम्पायर फिर से बनने का,
हाँ एक पावर दिखाने का, वो बाद में जाके 1806 में, क्यों 1806 ही क्यों है, क्योंकि नेपोलियन उदय हो चुका था, नेपोलियन आगे पीक पे बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि हमने देखा कि 1804 का नेपोलियनिक कोड, उसने कैसे रिफॉर्म्स लाए आप यूरोप में, जाहिर सी बात है एक ही आदमी का दबदबा दिखेगा यूरोप में, डेट इज ओनली नेपोलियन। तो नेपोलियन का इंटरफेरेंस की वजह से जो होली रोमन एम्पायर जो कोशिश कर रहा था कि 9वीं सेंचुरी के बाद हम कंसोलिडेट करें, वो ख़त्म हो गया। बात समझे, वो ख़त्म हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि 1806 में क्या हुआ, होली रोमन एम्पायर डिसॉल्व इन द कांग्रेस ऑफ वेना 1814 और 15। अ मेजर क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू विद सेंट्रल यूरोप इन जनरल एंड जर्मनी इन पर्टिकुलर। क्यों, क्योंकि वेना कॉन्फ्रेंस मैटेनिक सिस्टम लगा, वेना कांग्रेस मतलब क्या, मैटेनिक सिस्टम। क्यों, नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में। जब नेपोलियन जब वाटरलू में हार गया, तो अब जो तकदीर तय करेगा वो मैटेनिक सिस्टम करेगा, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है जिसका नाम क्या है, मैटेनिक नाम है, वो तय करेगा। वही वेना कांग्रेस था। अब वो तकदीर तय करने वाला है यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का इन जनरल, और पर्टिकुलरली जो सेंट्रल यूरोप में जो तुम्हारा रहेगा, पर्टिकुलरली जर्मनी का होगा क्या, फ्रांस का तो स्थिति खराब ही कर दिया गया, तो जर्मनी का भी ऑन द सिमिलर लाइन वही स्थिति होगा। आप समझ गए बात को, कोई दिक्कत है पहला स्लाइड समझने में। अब देखो कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स, अब जर्मन स्टेट सब आके एक दूसरे से कन्फेडरेशन हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, समझे, ग्रुप बन रहे हैं, और जो कि बहुत हेल्प करेगा बाद में हमको जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ना है, तो हम शुरू से देख रहे हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड में चल रहा था बहुत साल पीछे से। Germans had hoped that settlement would result in unified Germany, but instead, to dismay and disgust of people, they got a confederation of 39 German states. बोला कि जर्मन को बिलीव था कि ये यूनिफाइड जर्मनी बनेगा एक दिन, मगर उसके बावजूद भी क्या हुआ, पीपल का फेथ नहीं रखा गया, और कहीं ना कहीं जाके वो 39 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया। देखो एक पॉजिटिव चीज़ तो हुआ है, कहाँ 300 स्टेट और कहाँ 39 स्टेट, दोनों में अंतर तो है, मगर फिर भी पीपल चाहते थे कि एक जर्मन स्टेट बने, एक सिंगल स्टेट बने, और वो नहीं हो पाया। बहुत सारा कारण रहा है इसका, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग अपनी तरीके से व्याख्या कर रहा है कि हमको अपने चलाना कंट्री, मगर उसके बावजूद भी जर्मनी जो 300 स्टेट्स में था वो कंबाइन होकर 39 स्टेट्स में बना है। ये भी बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। नो, दिस अरेंजमेंट क्रिएटेड मैनी मोर प्रॉब्लम्स रेदर देन सोल्यूशन। मगर ये 39 स्टेट्स बनने से बाद वो सोल्यूशन नहीं हुआ, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दिस पैराक्विलिज्म एंड द पर्टिकुलरिज्म वे डीप रूटेड इन जर्मन स्टेट, क्योंकि सब पैराक्विल नेचर सोचते, सब नैरो माइंडेड, कोई एक कंट्री नहीं सोच रहा था। 39 हुआ तो अपना ही स्टेट अपना ही गाना गा रहा है, अपना ही स्टेट अपने आप को आगे बढ़ाने का बात की। जैसे पर्सिया देखा हमने, जुलूबिन पर्सिया में ही एक्टिव था, तो ये अलग बात है ना कि बाद में पर्सिया में कोई बिस्मार्क भी आया जो सबको खदेड़ दिया। उससे पहले जब अपना अपना स्टेट पैराक्विल नेचर से कोई एक नहीं सोच रहा था। तो ये देखो प्रॉब्लम क्यों हुआ, सॉल्यूशन ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि पैरोकियल नेचर की वजह से, पैरोकियल मतलब नैरो माइंडेड नेचर की वजह से, ठीक है। अनलाइक इन केस ऑफ इटली वेयर सर्डिना पिडमेंट वाज द डोमिनेंट स्टेट। अब देखो ये बात सही है ना, हमने इटली का यूनिफिकेशन में बात किया था, तो हमने कहा था ना सर्डिना और पिडमेंट का कितना बड़ा रोल था, कितना पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट था वो। मगर देखो इन केस ऑफ जर्मनी देयर वाज नो टू स्ट्रॉन्ग पावर्स, मगर इसमें दो स्ट्रॉन्ग पावर था ही नहीं, ठीक है। दैट इज ऑस्ट्रिया, देयर वर टू स्ट्रॉन्ग पावर, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, बोथ वर विलिंग टू यूनिफाई जर्मनी अंडर देयर रेस्पेक्टिव एजेस। अब इसमें क्या देखो, उसमें क्या किया कि पिडमेंट और सर्डिना जो दो स्टेट था उसने रोल प्ले किया पूरा इटली को एक करने के लिए। अब इसमें समीकरण अलग है जर्मनी स्टेट में, इसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया चाहता है कि हम जर्मनी को यूनिफाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी स्पीकिंग, जो ऑस्ट्रियन स्पीकिंग है वो भी जर्मन स्पीकिंग है, ऑस्ट्रिया और जर्मन का बहुत कल्चर मिलता है। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर चाहता था कि हम जर्मनी को यूनाइट करें, और पर्सिया चाहता था हम करें। मैं वही ऑस्ट्रिया जुलूबिन का मेंबर नहीं था, मैं पर्सिया बहुत बड़ा मेंबर था उसका, तो यहीं पे अपर एज मिल गया पर्सिया को। तो समझ रहे हो कि इटली का जो समीकरण है उससे कितना डिफरेंट है जर्मनी का समीकरण। उसमें पिडमेंट और सर्डिना लीड कर रहा था, दो स्टेट लीड कर रहा था, अब वही जाके दो स्टेट जाके क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई किया। मैं यहाँ पे दो पावर जो पर्सिया और ऑस्ट्रिया वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कंट्री यूनिफाई होगा, और सब दोनों अपने तरीके से यूनिफाई करना चाह रहे हैं। जब तक आप एक संगठित नहीं होगे तब तक नहीं होने वाला। जैसे मान लो कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक दूसरे से लड़ाई करता, तो कंट्री कैसे आगे बढ़ता, नहीं बढ़ सकता था। इसे तीनों प्रेसिडेंसी साथ में आया और हो गया जो होना था। समझ गए बात को? तो ये डिफरेंस था। वही बोला गया कि इन केस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन देयर वाज टू स्ट्रॉन्ग पावर, दो स्ट्रॉन्ग पावर्स थे,
ऑस्ट्रिया और पर्सिया, और दोनों चाहते थे कि जर्मनी को हम अपने एजिस से, अपने गाइडेंस से क्या करें, यूनिफाई करें। एजिस मतलब होता है गाइडेंस, बात समझे ना। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैप देख सकते हो जर्मनी का कैसे कैसे कटा है। देखो किंगडम ऑफ पर्सिया जो कि हम पिछले क्लास में दिखा चुके हैं तुम लोग को। एल्सैक लोरेन दिख रहा है तुम लोग को नीचे, जो कि एम्पायर ऑफ फ्रेंच है इस तरफ। ऑस्ट्रिया का एम्पायर देखो कितना बड़ा है, रशिया का उस तरफ एम्पायर है। यहाँ किंगडम ऑफ पर्सिया है, बर्लिन देख लो, किंगडम हैनओवर देख लो तुम, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड देख लो, किंगडम ऑफ पर्सिया देख लो यहाँ पे, बात समझे। स्विट्जरलैंड देख लो एंड सो ऑन, बहुत सारा चीज़ है। यस कमिंग, समझ में आया चीज़। अब उसके बाद तुम देख सकते हो वहाँ पे फेल्स्टीन है और सो ऑन, बहुत सारा चीज़ है। आगे देखो इम्पैक्ट ऑफ 1848 रिवोल्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया गया, कोशिश तो हर संभव प्रयास किया गया जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, बात समझे। अब इसमें समझना होगा कि इम्पैक्ट ऑफ 1848 रिवोल्यूशन, मैंने पहले भी तुम लोग को बताया कि 1830 का युद्ध हुआ, 1848 का युद्ध हुआ, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा है जर्मनी पे। स्पेशली 1848 का जो रिवोल्यूशन है उसने पूरी तरीके से यूरोप को चेंज कर दिया, क्योंकि सब जगह सिस्टम अलग होने लगा। तो 1848 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, जो सक्सेसफुल रहा है फ्रेंच का, वो जर्मनी को भी असर करेगा, करेक्ट। देखो 1848 का ईयर में द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रांस व्हिच एम्फसाइज्ड लिबरलिज्म। देखो सही बात है ना, फ्रांस में स्टार्ट हुआ है, यहीं से बात होता है कि यदि फ्रांस सीखता है तो सर्दी सबको लगता है, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे लिबरलिज्म का बात होने लगा, नेशनलिज्म का बात होने लगा, डेमोक्रेसी का बात होने लगा, एंड वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड लेजिटिमेट एज एडवोकेटेड बाय द कांग्रेस ऑफ वेना। अब देखो कांग्रेस ऑफ वेना क्या है, उसने हर समय गलती काम किया है, उसके अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ा है, क्योंकि वेना ने क्या किया, फिर मैकेनिक सिस्टम में उसको धकेल दिया, फिर फ्रांस को ओल्ड फ्रांस बना दिया। तो बाबू जो वेना का जो कांग्रेस था, कांग्रेस ऑफ वेना यानी कि मैकेनिक सिस्टम, कांग्रेस ऑफ वेना मतलब क्या, वेना तुम्हारा ऑस्ट्रिया में है, जो तुम्हारा 1815 के बाद जो बैठक हुआ था इसका, उसका जो बैठक हुआ था उसने क्या किया कि फ्रांस को धकेल दिया। फ्रांस को धकेलने के बाद सब स्टेट को धकेलने का प्रयास किया, मगर जर्मनी को भी धकेलने का प्रयास किया पीछे। मगर जर्मनी के बारे में ये सूचना नहीं था कि ये स्टेट कितना था, ये 300 था, 400 था, 500, पता ही नहीं चला, इसलिए 39 स्टेट्स में एज इट इज रख दिया गया। बताए थे पिछले बहुत पहले बताए हैं इस चीज़ के बारे में, बात समझ रहे हो। यानी कि 1848 का जो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ कि फ्रेंच क्या या लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब स्टार्ट होने लगा और बाकी कंट्री में फैलने लगे, क्योंकि विच वाज अगेंस्ट द वेना कांग्रेस। क्योंकि वेना कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, वेना कांग्रेस ने हमेशा चाहा क्या, किंगशिप ही होना चाहिए, जो पहले तुम्हारा चल रहा था, जो तुम्हारा मोनार्क चल रहा था वही चलना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया वही चाहता था तुम्हारा। द रेवोल्यूशन हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन द होल यूरोप एंड जर्मनी वाज नो एक्सेप्शन, क्योंकि उसका होल यूरोप में असर पड़ा है और कोई जर्मनी इसे अछूता नहीं रहा, जर्मनी पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का, बात समझे। 1848 का रेवोल्यूशन इतना बड़ा क्रांति तुम्हारा फ्रांस का, वो हर जगह प्रभाव किया है और फ्रांस उसने जर्मनी को भी अपने चपेटे में लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद देखो डिमांड फॉर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद संविधान का अपना ही बात होगा कि हमको भी संविधान चाहिए, जैसे फ्रांस को बना है हमको भी चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं बाइंडिंग फोर्स था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सब जर्मन स्टेट्स नज़दीक आना शुरू हो गया, नज़दीकी चाहिए। तो देखो इन जर्मनी द चैंपियंस ऑफ द रेवोल्यूशन डिमांडेड दैट ईच स्टेट शुड बी गिवन अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। जो 39 स्टेट है तो बोला कि हर एक को क्या होना चाहिए, एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए उसका अपना अपना, जैसे हमारा संविधान है कि नहीं है, तो संविधान का बात उठ रहा है। इन द सेम ईयर द स्टेट्स हैड अ मीटिंग इन व्हिच अ लिबरल प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और उसी साल यानी कि 1848 में ही जब ये लोग डिमांड होने लगा कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में चाहिए, एक संविधान चाहिए जो बहुत लिबरल हो, तो उस समय क्या होने लगा, लिबरल प्रोग्राम सब अडॉप्ट करने शुरू कर दिया। यस, जर्मनी को बेटर किया जाए, जर्मनी बहुत हो गया, बहुत रो लिया जर्मनी, बात समझे। द अदर डिमांड्स ऑफ द एजुकेशन वेयर देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस, परफेक्ट रिलीजियस टॉलरेंस एंड ऑल्सो ट्रायल बाय ज्यूरी। उसके बाद अदर क्या कि बहुत सारे क्षेत्र में होगा, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, प्रेस को आप इस तरह कटल नहीं कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा क्या कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सब बराबर है, कोई धर्म बराबर वो नहीं है, बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तीसरा क्या है तुम्हारा ट्रायल, यदि ट्रायल करता है, यदि तुमको प्रिजन कर रहा है, यदि कोई जेल में फेंक रहा है तो वो ज्यूरी करे, जजेस करे, ना बल्कि एग्जीक्यूटिव करे। समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं, ये सभी चीज़ ये मांग उठने लगे हैं उस समय। A demand was also made for consisting assembly, consisting elected representative of the people। हाँ, लेजिस्लेचर का डिमांड होने लगा कि एक असेंबली बनना चाहिए, असेंबली मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहिए, जिसमें क्या हो कि लोग चुन के जाए वहाँ पे, यानी कि वो पीपल को रिप्रेजेंट करे। उस तरह का सिस्टम हमें भी चाहिए, फ्रांस ने बना लिया, अब हमको भी चाहिए। इस तरह का बात जर्मनी में भी उठ रहा है। इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में, जर्मनी का जो 39 स्टेट है, हर एक स्टेट में मांग उठ रही है। Thus, for the time being, the liberalization trumped all over Europe। इसे जो लिबरलाइजेशन
ये तुम्हारे सॉरी लिबरलिज्म है कि यस डेमोक्रेसी होना चाहिए। सभी स्टेट को बाबू कहीं ना कहीं स्पर्श किया है, 39 स्टेट्स को ही, और सब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाना गा रहे हैं, यह हमको चाहिए, हमको चाहिए। समझ रहे हो बात को? अंडर द आउटमोस्ट प्रेशर ऑफ द लिबरल रिवोल्यूशनरी द रूल ऑफ पर्शिया, विलियम IV also agreed to give liberal constitution after some clashes between his army and people। अब उठ गया, उस समय जो किंग थे कौन थे? विलियम IV थे, जिसका कल डायग्राम मैंने दिखाया था, ऊपर दिखाया था ना, विलियम का दिखाया था मैंने डायग्राम तुम लोग को, और मैंने कहा था कि यस इन्होंने पर्शिया को दे दिया ना हरी झंडी, यस लीड करिए आप। जब इन्होंने कर्व करने का कोशिश किया पीपल पे, तो पीपल का रिएक्शनरी फोर्स लड़ाई कर रहा है, तो ये भी परेशान हो गए, बोले ठीक है हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए तैयार है, लिबरल अरेंजमेंट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है हम देंगे, आपके हित में करेंगे। तो ये तो बेनेवोलेंट रूलर थे, इसलिए मान गए ये चीज़। कई लोग होता है कि लड़ाई कर लेता तब मरता वो, मगर ये बेनेवोलेंट थे कि मान लिए। तो क्या बोला जा रहा है कि जो प्रेशर शुरू हो गया लिबरल रिवोल्यूशनरी का, ठीक है, और उसके बाद रूल ऑफ पर्शिया का, लिबरल रिवोल्यूशनरी द रूल ऑफ पर्शिया, यानी पर्शिया तो आगे बढ़ ही रहा है, तुम जान ही रहा है कि पर्शिया लीड कर ही रहा है। यहाँ से जो रिवोल्यूशनरीज लोग निकले, एक क्रांतिकारी मोर्चा लोग निकले आगे लेके, प्रेशर शुरू हो गया विलियम IV के ऊपर, और विलियम IV ने भी मान लिया कि चलो ठीक है हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए तैयार है। खुद शुरू में कोशिश किया गया, कोशिश नाकाम रहा तो मान गया उसको। He also promised to assure the leadership of the national movement for the unified movement, और इसने असर क्या कही, ठीक है हम रहेंगे, लीडर हम रहेंगे, और यूनिफाई कर दो जर्मनी को, और पर्शिया को दे देगा वो। कि लीडर सोचेगा ना किस तरह होना चाहिए, तो लीडर खुद प्रॉमिस किया कि हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। समझे? विलियम IV ने खुद तुम्हारी जिम्मेदारी ले लिया, विलियम IV ने जिम्मेदारी ले लिया कि यस देश को यूनिफाई करना है, और वहाँ से वो हरी झंडी किसको दे देता है? बिस्मार्क को। क्यों? बिस्मार्क कहाँ से आता है? पर्शिया से आता है। यस आप जाइए, हम आपको हरी झंडी देते हैं, कंट्री को यूनाइट करिए। अब बिस्मार्क कुछ ज़्यादा आगे निकल जाता है इसमें। ये बात समझ में आया तुमको? तो ये किस तरह का बात है? तुम्हारा डिमांड फॉर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें विलियम IV का क्या रोल रहा है, कैसे तुम्हारा रिवोल्यूशनरी जो पर्शिया से आ रहे थे उसका क्या रोल रहा है, ये सब हमने जानने का प्रयास किया इसमें। ठीक है, तुमको कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत भी आगे हो गया, इसका बहुत पीछे का बहुत क्लास लिए हैं। तुम्हारा हुआ था नहीं से पहले क्लास? वेरी गुड। अब पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट, देखो फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ? द एक्सेप्टेंस ऑफ पर्शियन किंग फॉर अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है ना, स्वीकार कर लिया पर्शियन किंग ने, विलियम IV ने स्वीकार कर लिया कि हाँ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इस देश में। एंड नेशनल यूनिटी स्ट्रेड ऑफ इमेंस फेवर अमॉन्ग द जर्मन लिबरल, जर्मन लिबरल्स लोग बहुत खुश, वाह क्या बात है, खूब खुश सब। द समन ए नेशनल पार्लियामेंट विच मेट एट फ्रैंकफर्ट इन 1848, तो वहाँ पे एक तुम्हारा नेशनल पार्लियामेंट का आगाज हुआ कि सब आइए, और 1848 का बैठक हुआ उस पार्लियामेंट में, सब बैठे लोग और चिंतन किए कि देश का क्या भविष्य होना चाहिए। यहाँ तो पार्लियामेंट से भविष्य तय किया जाता है देश का, किया जाता है कि नहीं किया जाता है? वहाँ पे 1848 में फ्रैंकफर्ट, ये तुम्हारा जर्मन स्टेट है, वहाँ पे तय किया गया भविष्य। इट वॉज एट दिस मीटिंग, वही मीटिंग है तुम्हारा, यहाँ पे डिसाइड किया कि जर्मनी के पास भी क्या बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, जैसे हमारा इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, उस तरह वहाँ पे 2 होगा हाउस, और टोटल तुम्हारा पार्लियामेंट कहलाएगा, समझे। और फेडरल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि 39 स्टेट है, 39 स्टेट है, स्टेट का भी अधिकार होगा, सेंटर का भी अधिकार होगा, जैसे इंडिया में है। इंडिया में हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं है, ऊपर पार्लियामेंट भी है, उसी तरह का सेटअप होगा। जर्मनी में उस समय 1848 में तय किया जा रहा है ये सब चीज़, वहाँ भी आज़ादी नहीं मिला है, बहुत दुख है अभी, वो भी फ्रेगमेंटेड है, वो 39 स्टेट्स में अपना अपना गाना गा रहा है सब, क्योंकि बोले पैरेक्वल नेचर था, बताए थे तुमको। इट वॉज ऑल्सो एग्री डेट पीपल ऑफ जर्मनी शुड बी गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट, और ये एग्री किया गया इस पार्लियामेंट के बैठक में कि फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, उसका जो अधिकार है मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट्स, विच इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। और फंडामेंटल राइट्स में क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, बोलने का आज़ादी, लिखने का आज़ादी, सब होना चाहिए। ठीक है, ट्रायल बाय ज्यूरी, ज्यूरी ही ट्रायल करे, ऐसे नहीं कि कोई पकड़ के एग्जीक्यूटिव डाल दिया। जब तक हम गुनहगार नहीं रहेंगे, जब तक हमारे ऊपर जजेस ने फैसला नहीं सुना है, तब तक हम जेल में नहीं जा सकते हैं। यदि हमारा ट्रायल करना, क्यों ज्यूरी बढ़िया से ट्रायल करेगा तो उसको मौका देगा डिफेंस करने का। समझ में आया? स्पेशल जो प्रिविलेज दिए थे, देखो स्पेशल प्रिविलेज जानते हो, यूरोप में स्पेशल प्रिविलेज, कहीं भी स्पेशल प्रिविलेज रहता है कि हम एरिस्टोक्रेट्स को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। खत्म करिए वो सब चीज़, जितने भी आपका स्पेशल प्रिविलेज था, रिलीजियस एंड सिविल इक्वलिटी सब बराबर कर दो, सब सिविल इक्वलिटी कर दो, हाँ रिलीजियस इक्वलिटी, सब धर्म बराबर है। तो इस तरह का प्रोग्रेसिव थॉट उस पार्लियामेंट में रखा जा रहा है, जो कि आगे जर्मनी को बढ़ने में बहुत प्रेरणा देगा। क्योंकि जब तक तुम ये जो जितना
अनइक्वालिटी है सोसाइटी में। जब तक इसको खत्म नहीं करोगे तो कैसे कंट्री आगे बढ़ेगा एक साथ, है ना। अब तुम्हारा अपना अपना प्रॉब्लम है तो कैसे आगे बढ़ोगे, सब प्रॉब्लम को कॉमन करके तुमको आगे बढ़ना होगा। और देखो, इन द असेंबली देयर वाज अ स्कूल ऑफ थॉट कॉमनली नोन एज लिटिल जर्मन्स व्हिच बिलीव दैट ऑस्ट्रिया शुड बी एक्सक्लूडेड। अब इस देखो, ये तुमको समझना होगा कि इस असेंबली में जहाँ पार्लियामेंट बैठा है 1848 में, इसमें एक तुम्हारा लिटिल जर्मन्स करके एक थॉट भी डेवलप हुआ, एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि एक सेक्शन ऑफ पीपल है वो सोच रहे हैं इस तरह का विचारधारा, और विचारधारा का नाम क्या है, लिटिल जर्मन्स। उसके हिसाब से क्या है कि ऑस्ट्रिया को दूरी रखिए इससे, नहीं तो ऑस्ट्रिया हमको क्या करे, दिक्कत देगा जर्मनी को यूनिफाई करने में, इसलिए ऑस्ट्रिया को दूर रखिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का हमने देख लिया है मैटर्निक सिस्टम से 1815 का, देखा ना हमने, फिर से धकेल दिया सबको पीछे। Whereas the others called Great Germans were of the view that Austria should be included। मगर दूसरा जो है थॉट, दूसरा थॉट क्या कह रहा है कि नहीं, ग्रेट जर्मन होना चाहिए। क्यों? मैंने अभी जस्ट बोला कि ऑस्ट्रिया में जो लोग हैं वो भी जर्मन स्पीकिंग है, तो जब तक ऑस्ट्रिया को भी हम जर्मन में शामिल नहीं करेंगे, जर्मन स्टेट में, तब तक ग्रेट जर्मन कैसे बनेगा। हाँ, समझ रहे हो ना बात को। तो दो धारा तैयार हो गया, एक धारा बोला कि ऑस्ट्रिया को आउट कर दीजिए, एक बोला कि ऑस्ट्रिया को रखिए। जो रखने वाला बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जर्मन स्पीकिंग पीपल है, उसको भी साथ रखना होगा और पूरा बनाना होगा आपको। ऑस्ट्रिया शुड बी इंक्लूडेड आफ्टर ग्रेट डिलिब्रेशन इट वाज डेड ऑस्ट्रिया शुड बी केप्ट आउट। बहुत चर्चा हुआ, बहुत बैठक हुआ, उसका सोचा कि नहीं, ऑस्ट्रिया को बाहर ही रखने में फायदा है। ऑस्ट्रिया बहुत फिर बोटलनक्स की तरह काम करेगा, फिर लिमिटेशन के तौर पे काम करेगा ये, फिर हमारा जो और जर्मनी यूनिफाई करना चाह रहे हैं फिर रोक देगा ये, इसलिए इसको हटा दो इसको। द असेंबली डिसाइडेड देयर शुड बी अ हेरेडिटरी किंग एंड अ जर्मन कन्फेडरेशन। देखो यहाँ पे बता दिया गया कि इसने डिसाइड किया असेंबली ने कि हेरेडिटरी किंग होना चाहिए, यानी कि विलियम IV मरेगा तो उसका बेटा होगा किंग के रूप में, समझे, नंबर 1। और जर्मन कन्फेडरेशन होगा, यानी कि जर्मन 39 स्टेट्स एक साथ रहेंगे, वही कन्फेडरेशन होता है। इट ऑल्सो डिसाइड दैट थ्रोन शुड बी ऑफर्ड टू द फेडरिक, वही विलियम्स IV, बट डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। इसने कहा, इसमें यह भी कहा गया कि थ्रोन क्या होना चाहिए, ये फेडरिक विलियम्स IV को मिलना चाहिए, मगर इस चीज़ को स्वीकृति नहीं मिला उस समय। हुआ पॉलिटिकल रीजन होगा उसका, नहीं मिला। कहा गया कि ये पास राजगद्दी किसको देना चाहिए, फेडरिक विलियम्स IV को, उसी को जो विलियम जो चल रहा था उसी को दे देना चाहिए, मगर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया इस ऑफर को। होगा कुछ रीजन, तो देखो यही बोला क्यों फेडरिक विलियम्स VI ने क्यों रिजेक्ट किया इस थ्रोन को। जब इस पार्लियामेंट के बैठक में ये बात कही दिया गया कि थ्रोन जो राजगद्दी है जर्मन स्टेट का, 39 स्टेट्स का जो राजगद्दी है, जो मेन पोजीशन होगा वो फेडरिक को मिलना चाहिए, तो फिर रिजेक्ट क्यों किया गया इस चीज़ को। देखो, ही वॉज कंजर्वेटिव बाय नेचर क्या है उसका, ऑर्थोडॉक्सी है, पुराना ख्यालात का लोग है वो, ठीक है। अर्लियर ओनली अंडर द प्रेशर ऑफ रिवोल्यूशन ही अग्रीड टू गिव अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बात बोले हैं, टू पर्सिया एंड टू बी फ्रंट फॉर द जर्मन यूनिटी। क्या बोला कि वो पीपल के प्रेशर में आके किया था, पीपल के प्रेशर में आके क्या किया उसने, पर्सिया को बोला कि जाइए आप लीड करिए, मगर उसका अपना इच्छा नहीं था, उसका अपना इच्छा नहीं था, वो कभी भी कोई राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। बहुत कम ही ऐसा किंग है जो राजगद्दी छोड़ देगा या लिबरल बन जाएगा, अदरवाइज वो चाहेगा कि पावर में हम जमाए रखें। यही होता है पावर नशा है एक चीज़, हर समय बोले क्लास में। तो अब क्या हुआ, यही रीजन था कि कंजर्वेटिव बाय नेचर था। शुरू में उसने क्या किया कि रेवोल्यूशन के प्रेशर में आके उसने बोला कि यस यू कैन गो फॉर द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, मन से नहीं किया, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी फोर्सेस। और इसने क्या किया कि फेडरिक विलियम IV ने कमांड कर दिया किसको, बिस्मार्क को, पर्सिया को, यस गो फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अपने मन से नहीं है। नंबर 1, ही डिड नॉट एग्री विद द मैनी ऑफ द डिमांड्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पास हुए, बहुत सारे ऐसे मूव पास हुए, सब पे हरी झंडी नहीं लगाया। तो पार्लियामेंट में जो गए होंगे लोग सब गए, वो समझे बात। यहाँ पे एक किंग का एस्पिरेशन पूरा करने के चक्कर में तो बाबू गड़बड़ा जाएगा फिर, ये तो बात समझे, ये हो। ही डिड नॉट विश टू रिमेन एज अ सर्फ इन द हैंड्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी, ये चाह कि नहीं हम एक कठपुतली की तरह बन के नहीं रहना चाहेंगे, जो रिवोल्यूशनरी जो बोलेगा हम वो करना नहीं चाहेंगे। सर्फ मतलब क्या होता है जानते हो, कठपुतली, एक तरह से पॉपेट की तरह बन के नहीं रहेंगे, जो रिवोल्यूशनरी बोलेगा वो नहीं, हम किंग है, औकात है हमारा, राजा है, समझे ना। पर्टिकुलरली व्हेन ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ राइट ऑफ किंग, जबकि वो बिलीव कर रहा है कि डिवाइन राइट्स है किंग का, किंग बाबू डिवाइन है, किंग ने जो मुंह से बोल दिया वही लॉ है,
जब इस तरह का आदमी कैसे बिलीव करेगा कि रिवोल्यूशनरी जो बोलेगा वही बात सही है? तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो उसका थॉट है, थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं करेगा वो चीज़। लुक्ड अपन द क्राउन गिवन बाय द रिवोल्यूशनरी एज द क्राउन ऑफ द सेम। और जो रिवोल्यूशनरी ने जो उसको ताज पहनाया था, ताज पहना दिया कि गुरुजी आप ही कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो उसको सेम लग रहा था, खराब लग रहा था उसको। क्यों? अब रिवोल्यूशनरी का औकात इतना बड़ा हो गया कि हमको ताज पहनाएगा, ये कंट्री को रूल करने वाले हैं, मैं आज बोल रहा है कि हमको ये बनाया है। अरे हमारे वजह से तुम बने हो, कंप्लीट कर गया बात। इसलिए जब बोला कि क्राउन ऑफर किया गया, वही फ्रेडरिक विलियम IV को बोला कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जाओ। समझे? ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से भी फाइट करने के लिए प्रिपेयर नहीं था वो, ऑस्ट्रिया को नाखुश करना नहीं चाहता था वो। ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद ऑस्ट्रिया विच हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेंबली, क्योंकि असेंबली में उसको बुलाया ही नहीं, क्योंकि हमारे बाद असेंबली में यही हो रहा था कि ऑस्ट्रिया को इंक्लूड करे कि नहीं करे। वो बहुत बड़ा डिबेट हुआ, उसके बाद बोला कि नहीं ऑस्ट्रिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ही न्यू डैट इन एनी सच वार ही विल बी डिफीटेड। बोला कि कोई भी वार हुआ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा भिड़ंत होगा तो हम हार जाएंगे। तो समझ गए हो ये सब बात तुम? और क्या क्या रीज़न रहा है देखो। सेटबैक, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या रहा है तुम्हारा इसके लिए, फेडरिक के लिए, विलियम IV के लिए? द रिफ्यूजल ऑफ किंग विलियम IV ऑफ द पर्सिया टू द लीडर ऑफ पार्लियामेंट प्रूव टू बी ह्यूज सेटबैक फॉर द लिबरलिज्म एंड रिवोल्यूशनरी। सही बात है ना? जो अभी कह रहा था कि लीड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब थ्रोन का बात आया, जब थ्रोन दिए तो माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जो इच्छा और आकांक्षा जो रिवोल्यूशनरी वाले जो थे लोग, जो लेकर आए थे यस अब कंट्री को यूनाइट करेंगे, उसका तो मर गया वहाँ पे। कोई लीडर ही नहीं है, बताओ, कोई लीडर ही नहीं है, बताओ, फर्क पड़ेगा ना? फर्क पड़ेगा। जो तुम्हारा जो इच्छा जो जता रहा था कि यस हम लड़ेंगे, लड़के हम जर्मनी एक बनाएंगे, और ये तो बाबू राजगद्दी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो डिसहार्टेंड हो गया, दुख लगा, बहुत दुख लगा, ये लोग रो दिया बैठ के। समझा? यानी कि लिबरलिज्म और रिवोल्यूशनरी को बहुत बड़ा धक्का पड़ा इस चीज़ पर। इट वॉज ऑल्सो क्लियर दैट द नेशनलिस्ट दैट यूनिफिकेशन जर्मनी थ्रू लिबरल प्रिंसिपल वॉज इम्पॉसिबल इन दो सर्कमस्टांसेस। देखो ये भी पता था लोगों को कि खाली लिबरल प्रिंसिपल से ये जर्मन एक स्टेट नहीं बनने वाला। क्यों? सब 39 स्टेट अपना ही दबा कर बैठा हुआ है, उसको मार के उसको करके तो एक बनाना होगा। ये भी पता चल गया कि लिबरलिज्म का बात करेंगे नहीं होगा, ठीक है? तब आएगा बिस्मार्क जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चला देगा वो। समझ रहे हो ना? क्यों? सबका अपना पैरेफिकल नेचर है। वो समझा गया कि नेशनलिस्ट को समझा गया कि नेशनलिस्ट क्लियर था कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वो लिबरल प्रिंसिपल्स बहुत मुश्किल है उस समय, सर्कमस्टेंसेस में जो भी स्थिति रहा है उस समय। ऑल एफर्ट्स मेड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। जितना नया प्रयास किया गया 1848 में फ्रैंकफर्ट में मिल जाए, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, सब फेल कर गया, ये सब चीज़ सब फेल कर गया, ठीक है? एंड द पीपल वेर नाउ कन्विंस्ड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल बट सम अदर मेथड्स विल हैव टू बी यूज्ड इफ जर्मनी वाज टू बी यूनाइटेड। तब समझ में आने लगा लोगों को कि संवैधानिक अधिकार से नहीं बनने वाला है जर्मनी एक कंट्री। समझ रहे हो? अब कोई दूसरा तौर तरीका होना चाहिए जर्मनी एक स्टेट बनाने के लिए। ऑस्ट्रिया रिगेन्ड हर इन्फ्लुएंस एज द जर्मनी यूनिटी पास इनटू ओब्लिवियन। यहाँ पे देखो फिर ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस देखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया को हम दूर करने का बात हम पार्लियामेंट के फ्रैंकफर्ट में करते हैं 1848 के पार्लियामेंट में। फिर जैसे पता चला कि ये लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई काम करने वाला है नहीं, ऑस्ट्रिया फिर से आ गया अपना पावर में। तो अब देखो वही तो बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया को कैसे निकाला बिस्मार्क ने। इसलिए समझ लो कि ऑस्ट्रिया का जो पावर है कितना होल्ड है वहाँ पर। द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 ऑल्दो वॉज अनेबल टू अचीव इट्स फाइनल गोल, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ टोटल फेलियर। ये अलग बात है कि 1848 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ठीक है, और जर्मनी में इसका उस लेवल पे असर नहीं पड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट फेलियर है, कहीं ना कहीं इसने एक जान भरने का प्रयास किया। लोगों में ये शिक्षा तो दिया कि पार्लियामेंट के लिए, कॉमन कॉज के लिए आप दौड़ सकते हैं। फ्रेडरिक IV का इच्छा तो पता चला, पर्सिया का क्या होगा, यानी कि हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जा सकते, ये तो कम पता चला जर्मनी को। कोई दिक्कत है? नहीं लग रहा क्या? सो जाओ पीछे जाके। The liberal and democratic tendencies got a huge impetus in Germany as a result of this, and most importantly, the king of Persia had to accept the constitutional monarchy in his state. बोला कि मगर फिर भी जो लिबरल और डेमोक्रेटिक टेंडेंसी है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था जर्मनी पे, ठीक है? 1848 के बाद भी जो भी फ्रांस का हुआ है उसका बहुत असर पड़ा है। इतना असर पड़ा कि किंग ऑफ पर्शियन विलियम को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेंगे, अदरवाइज देखो राजगद्दी छीन ही रहा है। अब हम पहले से किंग बन के नहीं रह सकते हैं,
ठीक है ना, और हम रिवोल्यूशनरी को प्रेस भी नहीं कर सकते हैं, तो चुपचाप बैठे रहो। अब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए, एब्सोल्यूट मोनार्की से तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को तो पूरा चेंज ही कर दिया। इसलिए कहते हैं कि 1848 का जो रिवोल्यूशन था वो जर्मनी के लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, मगर कहीं ना कहीं इसने फाउंडेशनल वैल्यूज़ तो तैयार किया आगे बढ़ने के लिए कि हाँ रिवोल्यूशनरी का भी कुछ औकात तो होता है, हाँ पर्सिया भी कोई चीज़ तो होता है, हाँ कोई एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बन सकता है। तो इस तरह का प्रेरणा मिला है जर्मनी को। अब जोलेब्रिन देखो, इसके बारे में हर समय चर्चा होता है ना, तो इसके बारे में यस आज की क्लास में यही सब डिटेल्स बताना था। ये सब कहाँ था नोट्स में? था नहीं था, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हल्का हल्का बताए थे, एक एक चीज़। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में जिक्र भी नहीं था। तो फिर देखो, ऑल्दो इन द कांग्रेस ऑफ वेना द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जर्मनी वाज चेक्ड बाय द रिएक्शनरी फोर्सेस, द मार्केट फोर्सेस व्हिच वर इन द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीडम कैन नॉट बी कटेड। देखो कितना बढ़िया बात का कि जो कांग्रेस ऑफ वेना यानी कि जो मैटेनिक सिस्टम बना था नेपोलियन को दबाने के बाद, कुचलने के बाद ये आया था, इसने जर्मनी को यूनिफाई होने दिया नहीं। क्यों? इसने हर संभव प्रयास किया कि जैसा सिस्टम पहले था उसी तरह कर दो सबको। यूरोप में यही किया गया, इटली में भी वही किया गया, फ्रांस में भी वही किया गया, जर्मनी में भी वही किया गया, ठीक है। यानी कि जो भी रिएक्शनरी फोर्सेस थे जो चाह रहे थे कि कंट्री एक हो, सबको तोड़ के मैटेनिक ने क्या किया कि पॉलिटिकली किसी को यूनिफाई होने नहीं दिया। सही बात है, मगर उसके बावजूद भी ये तुम्हारा जो मैटेनिक सिस्टम है यानी कि वेना कांग्रेस है, इसने इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को कुछ छुआ नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन मतलब ट्रेड है, ट्रेड को हम छू नहीं सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड की वजह से ही मेरा व्यापार चल रहा है, ऑस्ट्रिया का व्यापार चल रहा है, सबका व्यापार चल रहा है। तो जोलेब्रिन उस समय भी बाबू था, जोलेब्रिन का एग्जिस्टेंस उस समय भी बहुत अच्छा था। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो मार्केट फोर्सेस है जो कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि फ्री ट्रेड पे बेस्ड था, उसको हम कटल नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सके। भले ही हम पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को तोड़ पाए मगर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को नहीं तोड़ पाए। और यही इकोनॉमिक यूनिफिकेशन यानी कि यही कस्टम यूनियन जो जोलेब्रिन है, यही पावरफुल होकर फिर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा जर्मनी को। समझ रहा है? यही जाकर बाद में विद्रोह कर देगा, यही जाकर पर्सिया लीड कर देगा यहीं से। दूसरा देख लो, इनिशियली इन वेरियस स्टेट देयर आर मैनी कस्टम एरियाज व्हिच वेर ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड। बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पे कस्टम एरियाज है, तुम यहाँ से ट्रेड वहाँ लेके आ रहा था, बहुत पैसा लग रहा है, तो जब लेके आ रहा था बैरियर है ट्रेड के लिए। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिहार जाएगा, बीच में पैसा बहुत ले लेगा, तो कहाँ से ट्रेड तो महंगा हो जाएगा, तो फिर फ्री फ्लो कहाँ से होगा? तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह काम करता था बहुत सारा स्टेट, और ये कुरीति था, ये दिक्कत था, इसको हटाने का प्रयास करेगा। और जितना हटेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, जोलेब्रिन उतना ही पावरफुल होते जाएगा। क्यों? ट्रेड है, ट्रेड के द्वारा समझते हो ना। देखो तो शुरू में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स जहाँ पे कस्टम एरियाज था वो ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहे थे, यानी कि हिंडर की तरह, बॉटलनेक्स की तरह काम कर रहे थे, समझे? ट्रेड को फ्लरिश करने नहीं दे रहे थे। पर्सिया हैड दस रिमेन मच बिहाइंड इंग्लैंड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इसलिए पर्सिया उतना नहीं बढ़ पाया जितना इंग्लैंड बढ़ पाया। बाद में बहुत अच्छा बढ़ा है, शुरू का बता रहा है, शुरू का स्थिति बता रहा है कि पर्सिया उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना इंग्लैंड डेवलप था, क्योंकि इंग्लैंड डेवलप होगा ही होगा। इंग्लैंड तुम्हारा बनियाओं का देश है, हाँ, उधर कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, नेवल बेस बहुत सारा पावर है, और ट्रेड तुम्हारा टैरिफ नहीं है उस लेवल पे। द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट्स वर ऑल्सो मर्ड बाई स्मगलिंग। बोला कि जो ट्रेड और कॉमर्स तो होता ही था, साथ साथ तुम्हारा स्मगलिंग भी हो रहा था, ड्रग्स वगैरह ये वो बहुत सारा चीज़ का स्मगलिंग। देखो अब क्या हुआ 1818 में, देख लो, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया, जो स्टेट था पर्सिया के इनिशिएटिव से कस्टम यूनियन और जोलेब्रिन वाज एस्टैब्लिश। कल बताए थे ना क्लास में, 1818 में तुम्हारा कस्टम यूनियन बना है, दैट इज जोलेब्रिन, जर्मनी का टर्म है ये, कंसिस्टिंग ऑफ द नेबरिंग स्टेट बेस्ड ऑन द फ्री ट्रेड। और जो भी अगल बगल के 39 स्टेट्स है और जो भी इर्द गिर्द जो भी स्टेट्स था और भी बहुत सारे स्टेट्स, 39 जरूरी कि सब स्टेट्स हो, जितने भी थे नेबरिंग स्टेट थे, सब एक साथ आए हैं और बोले कि यस हम इस फ्री ट्रेड जोन का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्यों? इसका फ़ायदा होगा, हम बीच में ड्यूटी नहीं लेंगे, ट्रेड बहुत रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई होगा, इस तरह हम ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। तो यही आगे बढ़ाया है सभी चीज़ को, जान ही रहे हो तुम लोग। इन जोलेब्रिन द मेंबर स्टेट्स रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। मैंने कहा ना कि ट्रेड बैरियर जितना भी सबको रिमूव कर दिया गया। एंड इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड देयर विल बी यूनिफॉर्म टैरिफ ऑन ऑल फ्रंटियर्स। कस्टम यूनियन का मतलब ही यही होता है, कल बताए थे। कस्टम यूनियन का मतलब कि दूसरे स्टेट से जो भी व्यापार होगा सेम रहेगा, ट्रेड बैरियर सेम रहेगा, यानी कि 5% एक स्टेट लगा रहा है टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो भी उतना ही लगाएगा, 5% लगाएगा।
बात समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं? तो ट्रेड बैरियर सेम यूनिफॉर्म रहेगा, वही यूनिफॉर्म टैरिफ बोल रहा है सब फ्रंटियर्स पे। एंड नेट प्रोसीड्स विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और जितना पैसा कमाई होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, जो पॉपुलेशन है जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन उस हिसाब से, उस रेशियो से। समझ में आया? ये भी एक अपने आप में प्रोग्रेसिव स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेज है। इंपॉर्टेंस ऑफ जिलोबिन वॉज नॉट फुली रियलाइज इनिशियली बाय ऑस्ट्रेलिया। मैंने कल बोला है ये, ऑस्ट्रेलिया को कभी लगा ही नहीं कि इंपॉर्टेंस भी है ये कस्टम यूनियन का। जिलोबिन का इतना इंपॉर्टेंस हुआ पता ही नहीं चला, इसलिए वो कभी पार्टी नहीं बना इसका। और वही बहुत बड़ा धोखा हो गया उसके लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा था कि जर्मनी को यूनिफाई करे अपने ढंग से। ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों ही रेस में लगा हुआ है, बात समझे। एंड बाय 1850 मोस्ट ऑफ द स्टेट जॉइन जिलोबिन एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया। समझ में आया? 1850 में जो 39 स्टेट जो देख रहे हो अगल बगल जितना, वो सब जिलोबिन का पार्ट बन गया, ऑस्ट्रिया छोड़ के। इसका रिपरकशन समझ लो। इवन ऑस्ट्रिया हु वाज नॉट वेरी कीन टू ज्वाइन इट इन द बिगिनिंग बिकम अ कीन टू बिकम इट्स मेंबर। और बाद में इसको समझ में आने लगा कि जिलोबिन कितना बड़ा बन गया, और कोशिश किया है, मतलब इच्छा जता है कि हम भी होना चाहते हैं, मैं तब तक दूर ही हो गया। क्यों? खदेड़ना है इसको अभी। ये तो बहुत बड़ा राइवल पावर की तरह काम कर रहा है ना वहाँ पे। बट पर्शिया हैड डिसाइडेड दैट ऑस्ट्रेलिया शुड कीप अवे फ्रॉम इट। भाई पर्शिया क्या बोला कि ना, नहीं देंगे इसको मेंबर, क्या देंगे इसको, इसको तो हम खदेड़ना चाहते हैं। इन 1853 ऑस्ट्रेलिया वॉज हाउएवर इन अ पोजीशन टू गेट सम कंसेशन फ्रॉम जर्मनी। 1853 में ठीक है कुछ कंसेशन देना पड़ा इसको जिलोबिन को। हाँ, बहुत सारा रीजन होगा, क्योंकि बगल का सटा हुआ एरिया से, क्योंकि हमारे साथ ट्रेड करिएगा तो यू हैव टू गिव सम कंसेशन। अकॉर्डिंग टू वेरियस हिस्टोरियंस जिलोबिन प्रोवाइडेड द वाइबल मटेरियल बेस फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कल भी बताए थे ना, बहुत सारे हिस्टोरियन से पढ़ोगे जो जानकार इतिहासकार, वो बोलते कि यस जिलोबिन ही एक सिंगल फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से यूनिफिकेशन हुआ है जर्मनी का। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट जर्मनी बिकेम फिजिकल एंड कमर्शियल। पहली बार ये फिजिकल, क्यों? अरे जेब में पैसा रहेगा तभी ना बड़ा बड़ा तुम आंदोलन करोगे, जो भी करोगे वो पैसे तभी तो लाओगे, तभी तो आर्मी को खिलाफ पाओगे। आर्मी के पास सैलरी नहीं है तो आर्मी क्यों लड़ेगा तुम्हारे लिए? आर्मी को बेटर फैसिलिटी नहीं दोगे तो काहे लड़ेगा? और देखो आर्मी में कोई भी हमारे जवान जब शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए अलग से कुछ मिलता है, बहुत सारा चीज़, मरणोपरांत मिल जाता है, बहुत सारा अवार्ड भी मिल जाता है कि नहीं है? अशोक चक्र बहुत सारा है कि नहीं है? पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो वही कहा जा रहा है तुम्हारा फर्स्ट टाइम जर्मनी क्या हुआ, फिजिकल और तुम्हारा कमर्शियल यूनिट बना है। इट हेल्प इन यूनाइटिंग जर्मनी इन द बाउंड्स ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं ये जर्मनी को यूनाइट करने में बहुत हेल्प किया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सवाल था, क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट से इकोनॉमिक वैल्यू से जुड़े हुए हैं। तो देखो ट्रेड जुड़ता है तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो तुम समझ रहे हो कि जिलोबिन का कितना बड़ा रोल है जर्मनी को यूनिफाई करने में। तो यहाँ समझने का प्रयास रहेगा कि जिलोबिन प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर पर्शिया इन फॉलोइंग वेज। कैसे जिलोबिन कैसे तुम्हारा बेनिफिशियल रहा पर्शिया के लिए? पर्शिया के लिए कैसे बेनिफिशियल रहा? तो देख लो, द फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ पर्शिया एंड अदर स्टेट। कोई दो मत नहीं होना, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को कि ये जो फ्री ट्रेड और कॉमर्स है बिकॉज ऑफ द जिलोबिन, यही कहीं ना कहीं जो पर्शिया का इकोनॉमी बढ़ा, क्योंकि पर्शिया डेवलप था बाकी स्टेट से, और भी बहुत सारे जर्मन स्टेट को फायदा हुआ इससे। पर्शिया नाउ इमर्ज एज अ लीडर ऑफ जर्मन स्टेट, आगे बढ़ गया। ये कंपटीशन के दौर में, इकोनॉमिक कंपटीशन में पर्शिया लीड कर रहा है सबको, लीडर बन गया वो। ऑस्ट्रिया विच डिड नॉट जॉइन द जर्मन वाज प्रैक्टिकली आउट ऑफ द लीडरशिप रेस। तो लीडरशिप का रेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी रहा ही नहीं। तो जिलोबिन में सब मेंबर जुड़ ही गया है, जब सब मेंबर में जुड़ गया है, सबसे आगे लीड कौन कर रहा है? पर्शिया कर रहा है, तो पर्शिया आगे रहेगा, पर्शिया आगे लीड कर देगा। और वहाँ से बिस्मार्क जैसे कमांडर जनरल आ जाएंगे तो और बात आगे बढ़ा देंगे वो, समझ रहे हो? तो पर्शिया गेन द सपोर्ट ऑफ रिच इन्फ्लुएंशियल कैपिटलिस्ट क्लास एंड बैंकर्स who were in the view that the counterparts in England could do better in the trade and commerce because of political and unification। लोग कितना बढ़िया बात कहा है कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्लास थे, जो बड़े बड़े तुम्हारे बैंकर्स थे, उनका क्या मानना था? देखिए हमारे जैसे जो हमारे तबके के लोग जो इंग्लैंड में, वो ज़्यादा मज़ा लूट रहा है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली भी यूनिफाइड है वो कंट्री, और वो तुम्हारा इकोनॉमी यूनिफाई है। हम अपना कंट्री तो इकोनॉमिक यूनिफाई हो गया, अब पॉलिटिकली यूनिफाई भी करना पड़ेगा। लो हम पैसा देते हैं तुमको, लड़ जाओ, झगड़ जाओ, मार दो सबको, एक कर दो कंट्री को। हम इंग्लैंड को हम कंपटीशन देना चाहते हैं। तो उसके बाद वही हुआ है, ब्रिटेन के बाद तुम्हारा जैसे ही जर्मनी यूनिफाई हुआ, बस सेकंड नंबर पे आ गया वो। क्यों? क्योंकि
ट्रेड वाइज तो बहुत आगे फ्लरिश कर चुका था ये, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी दिख रहा था वहाँ पे। तो जो तुम्हारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बैंकर्स है, वो भी गजब सपोर्ट कर दिया है पर्शिया को। समझ में आ गया तुमको? दस दे बिकेम अडेंट सपोर्टर ऑफ द यूनिफिकेशन, अडेंट, जिद्दी सपोर्टर, कठोर सपोर्टर। करना है तो करना है, जाओ हम दे रहे पैसा तुमको, लड़ो। और पैसा मिल गया, बेस मिल गया, हो तो गया बात तुमको। समझ में आया तुमको? आकाश बोलो, क्या डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है? तो कैसे तुम्हारा कैपिटलिस्ट क्लास और बैंकर के द्वारा कैसे पैसा मिला है पर्शिया को? लीड करिए। क्यों? हम इंग्लैंड की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन दोनों है। हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री क्या, हमारे जो भी रीजन है उसमें इकोनॉमिक यूनिफिकेशन तो है और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं है। तो बिस्मार्क पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है, यस, तो कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? सब समझ में आ रहा है चीज़? अब देखो, बिस्मार्क जानते हो, लीडर जिसको तुम भूल के भी नहीं भूल सकता। लाइक इटली, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिड नॉट टेक प्लेस बाय पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड मास एजिटेशन। इन बोथ द कंट्रीज द subaltern pressure of liberal from the below tried to assert in the revolutionary year of इतना, but the impact was very limited। बोला है कि जिस तरह इटली में यूनिफिकेशन बाबू कभी पॉपुलर रिवोल्ट से हुआ ही नहीं, हम तो लोगों को विद्रोह किए हैं। यस बोलो जरा, हम लोगों को विद्रोह किए हैं, ठीक है। यस वी विल डू टुमारो, ओके, विल ट्राई टू कवर टुमारो। हम लोग कल क्लास करेंगे क्योंकि वी आर गेटिंग लेट, ठीक है ना। तो आज की क्लास तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। एंड विल स्टार्ट आफ्टर 50 मिनट्स, विल स्टार्ट एडिटोरियल डिस्कशन।